दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि हम प्रोटोजोआ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ पैरामीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पैरामीशियम का टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और पैरामीशियम में आपको केवल दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो मार्फोलॉजी और दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो आने वाले दो पार्ट में हम इसके मार्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा आज का पहला पार्ट है जिसमें कि हम पैरामीशियम के सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके हैबिट और हैबिटेट और कुछ स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके मार्फोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए मार्फोलॉजी से और भी पार्ट है उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो प्रोटोजोआ से जुड़ा हुआ कई सारा मार्फोलॉजी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यानी कि इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पैरामीशियम के एक स्पीसीज़ पैरामीशियम कॉर्डेटम को लिया हुआ है। तो सबसे पहले फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सीलियोफोरा, क्लास है सीलिएटा, सब क्लास है होलोट्राइका, ऑर्डर है हाइमिनोस्टोमेटिडा और सब ऑर्डर है पेनिकुलिना, जीनस है पैरामीशियम और स्पीसीज़ है कॉर्डेटम। बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट की। तो जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है एक प्रकार का फ्रेश वाटर एनिमल है, यानी कि ये आपको पॉन्ड, पूल, डीचेस क्या होता है, जैसे कि नहर वहर है, जैसे रोड है या रोड के किनारे जो नहरें होती हैं तो उनमें पाया जाता है, या फिर झरने हैं यानी कि लेक है। तो इन सभी फ्रेश वाटर हैबिटेट में पैरामीशियम देखने को मिलते हैं और जनरली ये ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है, यानी कि सड़ते गलते हैं, ताकि आसानी से इन्हें भोजन प्राप्त हो सके। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्ल्ड वाइड है, यानी कि ये पूरे विश्व में आपको देखने को मिलते हैं। कॉमनली इन्हें स्लीपर एनिमिक्यूल्स बोला जाता है, यानी कि चप्पल नुमा जानवर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इनके आकार को देखें तो ये आपको चप्पल की तरह दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ की, तो इसमें कुल 10 स्पीसीज़ हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम की, तो सभी स्पीसीज़ जो होते हैं पैरामीशियम की उसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम में अगर देखें तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जिस जगह पर ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इसका जो साइज़ है वो डिफ़र हो सकता है स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग। तो इनके जो लेंथ होते हैं वो 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन के बीच होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीसीज़ है। वहीं हम बात करें शेप की, तो इनका जो शेप होता है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। और यदि आप इन्हें खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो ये आपको वाइटिस या फिर ग्रेस स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। और इनका जो शेप होता है वो स्लीपर शेप, यानी कि चप्पल के आकार का, या फिर कभी कभी स्पाइंडल शेप्ड दिखाई देते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीशियम के मार्फोलॉजी की, और ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आगे मैं आपको वीडियो में बताता चलूँगा। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम के मार्फोलॉजी की, तो इसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बाह्य संरचना, और दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आंतरिक संरचना। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ओरल ग्रोव, पेल्किल और सीलिया। तो आइए समझते हैं कि ओरल ग्रोव क्या होता है, पेल्किल क्या होता है, सीलिया क्या है, इनके क्या प्रॉपर्टी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इमेज में पहले देखते हैं कि ओरल ग्रोव पाया कहाँ जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओरल ग्रोव दिया हुआ है जिसे हम वेस्टिबुलम भी कहते हैं। तो यदि हम बात करें इसके ओरल ग्रोव की, तो ये एक प्रकार का धंसा हुआ संरचना होता है जो कि इसके बॉडी के मिडिल से होते हुए इसके एंटीरियर एंड की ओर जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ओरल ग्रोव है पैरामीशियम का माउथ है जिसके थ्रू ये फूड को अपने अंदर लेता है। तो ये जो ओरल ग्रोव है ये लीड करता है वेस्टिब्यूल में, और जो वेस्टिब्यूल है वो जुड़ा होता है बक्कल कैविटी में, और ये जो बक्कल कैविटी है ये जाकर ओपन होता है बेसल माउथ में, जहाँ पर
जो फूड वैक्यूल्स है वो बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ओरल ग्रोव जाकर वेस्टिब्यूल में खुल रहा है, फिर बक्कल कैविटी है, फिर उसके बाद जब नीचे की ओर बेसल माउथ पाया जा रहा है जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है फूड वैक्यूल का, और फूड वैक्यूल में जाकर जो फूड पार्टिकल है वो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसमें से सभी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जा रही है, बाद में उसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो ओरल ग्रोव के बाद अगला जो इसका एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है वो है पेलिकल। तो पेलिकल क्या होता है? पेलिकल इज़ ए आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी विच इज़ फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो पेलिकल होता है इसके बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग होता है जो कि साइटोप्लाज्म और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनसे यह भरा होता है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये इसका एक एक्सटर्नल एनवलप है, यानी कि आउटर कवरिंग है, जो कि इलास्टिक होता है, क्यूटिकुलर होता है, जो कि पैरामीशियम की बॉडी को एक शेप देता है। तो जो ये पेलिकल है ये भी एक तरह से 3 अलग अलग मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर आउटर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है आउटर एल्वुलर मेम्ब्रेन और तीसरा है इनर एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इमेज में आप पेलिकल को देख सकते हैं, इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो पेलिकल जो है आपको यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिए हुए दिखाई देगा और ये अंदर की ओर धसी हुई आपको हल्की सी दिखाई देती है, और ये जो धसी हुई स्ट्रक्चर होती है इसको हम एल्वेलस कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसके सेंटर से सीलियम निकली हुई दिखाई देती है। यदि आप सीलियम के बेस की ओर देखें तो आपको इंटरसेलुलर फाइब्रिल दिखाई देगी, जो कि अलग अलग जो सीलियम है उनको आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे लिखा हुआ है बेसल बॉडी ऑफ सीलियम। इस वाली इमेज में आप इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे है पेलिकल, जैसा कि मैंने बताया था इसमें 3 अलग अलग लेयर होते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और चौथे नंबर पर है एक्टोप्लाज्म। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो पेलिकल होते हैं कुछ अंदर की ओर धसे होते हैं और बनाते हैं एल्वुलर कैविटी। तो 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं एल्वुलर कैविटी है, और पेलिकल जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके मिडिल में आपको सीलिया दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर कवरिंग पेलिकल द्वारा घिरा होता है, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये 2 जोन में बटा होता है। पहला है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है इंडोप्लाज्म। तो जो एक्टोप्लाज्म है ये एक तरह से पेरिफेरल रीजन की ओर पाया जाता है, यानी कि एकदम किनारों पर पाया जाता है जो कि पेलिकल से जुड़ा होता है। और जो कि इंडोप्लाज्म जो है वो सबसे लार्ज और सेंट्रल एरिया होता है, यानी कि जो पैरामीशियम के बीच में पूरे साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं वो इंडोप्लाज्म होते हैं, और इसी में सभी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, रिजर्व फूड मटेरियल ये सभी पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एक्टोप्लाज्म वाला रीजन है इसी रीजन में इंफ्रासेलरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। तो इंफ्रासेलरी रीजन क्या है आइए समझते हैं। तो जो पेलिकल है, पेलिकल के नीचे की ओर जो गड्ढे हैं, ठीक है, जिसे हम बोल रहे थे एल्वेलाई, तो इसी के नीचे पाया जाता है इंफ्रासेलरी सिस्टम, जिसमें कि जो अलग अलग सीलिया है, ठीक है, वो सभी सीलिया आपस में आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो 5th नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरसेलुलर फाइबर। अब यहाँ पर आपको 2 और स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक तो है बेसल बॉडी और दूसरा है काइनेटोडेस्मेटा। तो सीलिया का जो बेस है, यानी कि सीलिया का जो नीचे वाला रीजन है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी या फिर काइनेटोसोम। तो काइनेटोसोम इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके शॉर्ट नोट में काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मेटा ये दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये जो बेसल बॉडी होती है ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि नए सीलिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंफ्रासेलुलरी सिस्टम का अगला जो पार्ट है वो है काइनेटोडेस्मेटा। तो एक्टोप्लाज्म में आपको एक तरह से स्पेशल फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स, जो कि क्लोजली देखा जाए तो
जो सीलिया का बेसल बॉडी है उससे जुड़े होते हैं। तो पहली चीज़ की जो काइनोडेस्मेटा है ये इक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो काइनेटोसोम है या फिर जो काइनेटोडेस्मेटा है, इसकी एक जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटी। तो ये जो काइनेटी है यह सिलिएट्स का एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये जो है ये प्रोटोजोअन्स के मार्फोजेनेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इस फिगर में आप 8 और 9 पर देख सकते हैं। 8 नंबर पर है इंफ्रासेलरी सिस्टम और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसल बॉडी है, एक सिंगल बेसल बॉडी है जो कि आकर इंफ्रासेलरी सिस्टम में जुड़ रहा है। तो बेसल बॉडी या फिर हम कह सकते हैं कि काइनेटोसोम का ये जो बंच है, ये जो गुच्छा है, ये एक साथ मिलकर बनाता है काइनेटोडेस्मेटा। आप 9वें नंबर पर देख सकते हैं काइनोडेस्मेटा। तो आइए चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के थर्ड पार्ट की ओर जो कि है ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो जैसा कि आपने इमेज में देखा था पीछे की ओर कि जो पेलिकल है उसमें आपको अल्टरनेट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जो कि एक स्पेसिफिक रॉड लाइक या फिर ओवल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि अल्टरनेट करके बेसल बॉडी और इक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यदि आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक तो दिखेगा डिस्चार्ज और दूसरा है अनडिस्चार्ज। तो इसमें आप 3 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहला है सॉफ्ट, दूसरा है स्पाइक और या उसी को हम बोल सकते हैं टिप, और इसको ऊपर की ओर ढका हुआ है कैप। और ये जो सॉफ्ट वाला रीजन है इसमें भरा होता है मैट्रिक्स। तो ये जो सॉफ्ट है, स्पाइक है और ये जो कैप है, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इसको कंट्रोल करती है यानी कि ट्रिगर करती हैं और मदद करती हैं डिस्चार्ज करने में। तो अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो अभी बहुत से लोगों का मानना है कि इसका जो वेल नोन फंक्शन है वो पता नहीं है, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये इसमें एक तरह से एंकर का काम करते हैं जिसके द्वारा जो पैरामीशियम है आराम से सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है। इसके अलावा कुछ का मानना है कि एक प्रकार से फीडिंग में मदद करते हैं यानी कि भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो फूड पार्टिकल है जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर जो अदर सबस्टेंस है उनसे ये जुड़ जाता है। और कुछ का मानना ये है कि ये एक प्रकार से डिफेंस सिस्टम में सहायता करते हैं यानी कि ये पैरामीशियम को बचाने का भी कार्य करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि ट्राइकोसिस्ट के बारे में दिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट नोट जो टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। अब ट्राइकोसिस्ट के बाद अगला जो 4th इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और जो अदर पार्ट है उनको हम अगले यानी कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस और अदर टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा जिसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।